अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वर्चुअल फंक्शन पढ़े थे और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम क्लास के अंदर अपना डाटा डिक्लेयर करते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं और क्लास के अंदर फंक्शंस भी बनाते हैं और फंक्शंस की मदद से फिर वो डाटा जो है एक्सेस होता है। और अगर हमने आउटसाइड द क्लास कोई फंक्शन बनाया है जो कि उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, तो जो आउटसाइडर फंक्शन है वो फिर उस क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब ये कि पॉलिसी ये है कि अगर आपका फंक्शन उस क्लास का मेंबर नहीं है तो वो फंक्शन जो है उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो समटाइम्स हम चाहते हैं कि इस रूल को वायलेट करें, यानी हमारा जो आउटसाइडर फंक्शन है वो क्लास के प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सके। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो दो मुख्तलिफ़ क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स का जो डाटा है उनकी एडिशन करे या उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। ये हमारे पास एक क्लास है, फिर उसका ऑब्जेक्ट है, फिर एक और दूसरी क्लास है, फिर उसका भी ऑब्जेक्ट है। तो अब हम कहते हैं कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पे कोई ऑपरेशन करे। तो फंक्शन हम किस तरह बनाएंगे, यानी एक 2 आर्गूमेंट फंक्शन बनाएंगे और उसके जो 2 आर्गूमेंट्स हैं वो 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। यानी एक ऑब्जेक्ट पहली क्लास का होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है दूसरी क्लास का होगा। लेकिन वो फंक्शन जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के प्राइवेट डाटा को तब एक्सेस करेगा अगर हम उस फंक्शन को उन दोनों क्लासेस के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर करें। तो फ्रेंड फंक्शन जो है ये दो क्लासेस के दरमियान ब्रिज का काम जो है वो करते हैं। तो ये कोडिंग की मदद से ही ज़्यादा बेहतर आपको इस बात की समझ आएगी। तो इस कोड में देखें कि हमने दो क्लासेस बनाई हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा क्लास के अंदर भी एक एट्रीब्यूट है डाटा नाम का और उसकी इंटीजर डाटा टाइप है और वो प्राइवेट है। और बीटा क्लास के अंदर भी एक डाटा एट्रीब्यूट है और वो इंटीजर डाटा टाइप का। उसके बाद देखें अल्फ़ा क्लास के अंदर हमने एक नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि डाटा को इक्वल टू 3 कर देता है। और बीटा क्लास के अंदर भी एक नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है जो बीटा क्लास के डाटा को इक्वल टू 7 कर देता है। यानी जब हम इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, तो अल्फ़ा क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा की वैल्यू 3 होगी और बीटा क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर डाटा की वैल्यू 7 होगी। उसके बाद हमने ये किया कि हमने कहा कि अल्फ़ा क्लास के अंदर हमने कहा कि एक और फंक्शन भी है जिसका नाम है फ्राई फंग और वो 2 आर्गूमेंट्स लेता है। पहला आर्गूमेंट जो है अल्फ़ा डाटा टाइप है और सेकंड आर्गूमेंट जो है बीटा डाटा टाइप है। यानी 2 ऑब्जेक्ट्स लेगा ना, और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं 2 मुख्तलिफ डाटा टाइप के होंगे। और रिटर्न टाइप इंट है, यानी जो भी हम रखना चाह रहे हैं ना रिटर्न टाइप। लेकिन उससे पहले हमें ये फ्रेंड कीवर्ड जो है ये लगाना होगा। सिमिलरली आपने इसी फंक्शन की डिक्लेरेशन आपने बीटा क्लास में भी कर दी कि एक फ्राई फंग एक फंक्शन है जो कि तुम्हारा फ्रेंड है। तो अल्फ़ा को भी कह रहे हैं कि ये फंक्शन तुम्हारा फ्रेंड है, बीटा क्लास को भी कह रहे हैं कि ये फंक्शन तुम्हारा फ्रेंड है। तो इसका मतलब जिस तरह FOP कोर्स में हम बनाते थे फंक्शन आउटसाइड द मेन, यानी मेन से पहले या मेन के बाद हम कोई फंक्शन बना देते थे और विदाउट क्लासेस बनाते थे। तो उस तरह आपने कोई फंक्शन बनाया लेकिन क्लासेस के अंदर आपने इस फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये अल्फ़ा क्लास की डेफिनेशन है और ये बीटा क्लास की डिक्लेरेशन है। मतलब ये कि अगर कहीं पे बीटा कीवर्ड आए तो कंपाइलर एरर ना दे, बल्कि कोड में सर्च करे कि बीटा नाम की क्लास जो है कहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे हमने बीटा बनाई है। तो जब ये देखें ये फंक्शन यहाँ पे आया तो कंपाइलर को पता है कि अल्फ़ा तो ये क्लास है,
तो बीटा का उसको नहीं पता होगा क्योंकि वो कोड नीचे लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने बीटा को यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया है। तो ये नहीं लिखेंगे तो ये कंपाइलर जो है यहाँ पे एरर देगा बीटा आर्गूमेंट पे। अच्छा, मेन में आए, देखिए हमने अल्फ़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डबल ए, तो ज़ाहिर इसका नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डबल ए ऑब्जेक्ट के अंदर जो है डाटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह हमने बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डबल बी, तो इसका भी नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डबल बी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है डाटा की वैल्यू 7 होगी। फिर हमने ये फंक्शन कॉल किया कि अल्फ़ा और बीटा के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो डाटा है उनकी एडिशन करे। तो ये हमने फंक्शन बनाया। हमने कहा कि ये जो डबल ए ऑब्जेक्ट है इसकी कॉपी इधर जाएगी, ए नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये भी अल्फ़ा डाटा टाइप है और ये भी अल्फ़ा डाटा टाइप है, इसकी कॉपी इधर गई। तो ए ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा की वैल्यू 3 है और इस तरह बी ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा की वैल्यू 7 है, तो यानी 3 + 7। तो अब हमने कहा इंटीजर रिटर्न करेगा, तो ये 10 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो 10 सी आउट को गया तो ये 10 जो है स्क्रीन पे आ जाएगा। और ये फंक्शन क्यों चला? क्योंकि हमने इस फंक्शन को दोनों क्लासेस के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर किया। तो फ्रेंड डिक्लेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि ये फंक्शन जो है इसको ये जो दो ऑब्जेक्ट्स पास हो रहे हैं इनके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को ये रीड भी कर सकता है और राइट या मॉडिफाई भी कर सकता है। अब ये डिस्टेंस क्लास की एग्जांपल देखें। सबसे पहले ये एग्जांपल जो है फ्रेंड फंक्शन के बगैर है। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना इनको भी हम फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं ना। तो अभी ये एग्जांपल देखें, ये फ्रेंड कॉन्सेप्ट के बगैर है ना। तो ये देखें डिस्टेंस क्लास बनाई है हमने, फीट और इंचेस दो एट्रीब्यूट्स बनाए। नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होगा तो फीट और इंचेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हमने 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया और इसको हम फ्लोट इन सिंगल आर्गूमेंट दे रहे हैं इनपुट में और वो फ्लोट डाटा टाइप का है ना। यानी इसका मतलब ये कि सपोज यूज़र जो है वो 1 फीट और 6 इंचज़ वैल्यू नहीं देता ना, यूज़र हमें डायरेक्ट वैल्यू दे देता है 1.5 फीट। तो 1.5 फीट का क्या मतलब है कि ये 1 फीट है और आधा फीट है। तो आधा फीट जो है 6 इंचज़ होते हैं ना, यानी 0.5 फीट इज़ इक्वल टू 6 इंचज़। तो हमें यहाँ पे कोडिंग लिखनी होगी जो 0.5 फीट को जो है ना 6 इंचज़ में कन्वर्ट कर दे। तो ये हमने एक यूज़र की आसानी के लिए हमने कि पॉइंट्स में भी फीट बता सकता है, हमने ये 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया। तो 1.5 या जो भी पॉइंट में यूज़र वैल्यू देगा तो फ्लोट डाटा टाइप में होनी चाहिए ना, इन्हें डबल में ना हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट आर्गूमेंट है। सपोज यूज़र ने ये ऑब्जेक्ट बनाते हुए 1.5 यहाँ पे पास किया ना, तो सबसे पहला काम तो ये है कि उसका इंटीजर पार्ट अलहदा कर दिया जाए, यानी 1 को अलहदा कर दिया जाए ना। तो हमने लिखा कि ये जो 1.5 है ये इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो 1.5 को जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो 1.5 है इसमें से ये इंटीजर पार्ट माइनस हो जाए, यानी 1.5 से 1 माइनस हो जाए। तो ये देखो ये 0.5 बचेगा। अब 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 12 × 5 = 60। तो पॉइंट की वजह से जो है एक हमने ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाया, तो ये हमारे पास 6.0 इंचज़ जो है वो आंसर आ गया। तो अगर हम 1.5 पास करते हैं तो फीट हमारे 1 हो जाएंगे और इंचज़ हमारे 6 हो जाएंगे। और अगर यूज़र देता है कि फ़ीट और इंचज़ की फॉर्म में डाटा देता है तो ये हमने 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, यानी यूज़र। और अगर यूज़र ऑब्जेक्ट बनाते हुए फीट और इंचज़ की फॉर्म में डाटा देता है तो ये हमने 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है कि पहला आर्गूमेंट जो है फीट में स्टोर हो जाएगा, दूसरा आर्गूमेंट जो है इंचज़ में स्टोर हो जाएगा। और शो लिस्ट में हम उनको शो कर रहे हैं कि इतने फीट और इतने इंचज़ हैं।
तो अब हमने कहा कि एक बाइनरी ऑपरेटर है प्लस, ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट्स की एडिशन करता है। तो एक ऑब्जेक्ट तो वो होगा ना जिसने इस ऑपरेटर को कॉल किया ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो ऐड होगा वो यहाँ पे आर्गूमेंट्स के थ्रू आ रहा है। फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स की एडिशन करने के बाद आंसर भी तो किसी ऑब्जेक्ट में ही स्टोर होगा ना, तो हमने कहा वो जो आंसर रिटर्न होगा वो भी डिस्टेंस डेटा टाइप का होगा। तो ये हमने प्लस ऑपरेटर की यहाँ पे डिक्लेरेशन की है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, यानी फंक्शंस को, ऑपरेटर्स को क्लास के अंदर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो फिर इन लाइन बन जाते हैं ना। तो इसलिए उनको इन लाइन ना बने तो हम फंक्शंस को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं और आउटसाइड द क्लास हम इस फाइल में या किसी और फाइल में उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो पहला डिस्टेंस क्यों लिखा हुआ है, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा डिस्टेंस डेटा टाइप का, और ये हमने कहा डिस्टेंस क्लास से वो ऑपरेटर बिलोंग करता है। और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आया, फिर ऑपरेटर कीवर्ड आया, फिर वो ऑपरेटर लिखा, और अब हमने कहा कि जो सेकंड आर्गुमेंट है वो डिस्टेंस डेटा टाइप का है और उसका नाम D2 है ना। अच्छा, इस पे दोबारा वापस आते हैं, मेन फंक्शन में आए। देखें हमने एक D1 ऑब्जेक्ट बनाया और उसको इक्वल टू 2.5 वैल्यू दिया। तब देखो कंपाइलर देखेगा कि भाई ये जो D1 है इसकी डाटा टाइप डिस्टेंस है और इसको आगे जो वैल्यू दे दी है वो फ्लोट है। तो कंपाइलर जो है वो फिर ढूंढेगा कि आपने डिस्टेंस क्लास के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो और वो वन आर्गुमेंट भी फ्लोट डाटा टाइप का हो। तो ये देखें हमने यहाँ पे बनाया, तो इसका मतलब है फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसकी मदद से कंपाइलर जो है डाटा टाइप कन्वर्जन कर लेगा कि ये 2 फीट बन जाएंगे और 0.5 का मतलब है कि 6 इंचेस जो हैं बन जाएंगे। यानी D1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो होगा 2 फीट और 6 इंचेस। इसी तरह हमने कहा D2 इज इक्वल टू अगेन कोई फ्लोट वैल्यू है 1.25। तो अगेन कंपाइलर जो है इस वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की मदद से डाटा टाइप कन्वर्जन करेगा। तो 1 फीट बनेगी वैल्यू और 0.25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ये हमारे पास 3 इंचेस आएंगे ना। तो D2 में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि एक फीट है और 3 इंचेस है। अच्छा, अब देखें D3 ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो इसका मतलब है कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और D3 में फीट की वैल्यू 0 है और इंचेस की वैल्यू भी 0 है। तो अब देखो इनको शो करेंगे तो ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो जाएंगी कि D1 में ये पड़ा हुआ है, D2 में ये पड़ा हुआ है। अब उसके बाद देखें, अब हमने कहा कि D3 इज इक्वल टू D1 प्लस आगे कोई फ्लोट वैल्यू। तो अगेन अब कंपाइलर देखेगा कि भाई ये प्लस ऑपरेटर D1 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, मगर ऑपरेटर बनाते हुए तो हमने कहा था कि ये तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेगा, मगर यूज़र ने इसको आगे कोई फ्लोट वैल्यू दे दी है। तो कंपाइलर यहाँ पे खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएगा, अगेन ये वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, इसकी मदद से कंपाइलर खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा कि यहाँ पे 10 फीट हो जाएंगे और 0.3 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 3.6 जो हैं वो इंचेस होंगे। तो यहाँ पे कंपाइलर खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो एज अ D2 यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट पास होगा ना। तो इस तरह D1 और D2 ऑब्जेक्ट्स की एडिशन होगी। तो अब देखें D1 ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है 2 फीट और 6 इंचेस, और यहाँ पे जो एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनेगा फिर उसकी कॉपी D2 में जाएगी। तो D2 में पड़ा हुआ है 10 फीट और 3.6 इंचेस, यानी 0.3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3.6 इंचेस आएंगे। और ये वाली जो कन्वर्जन है वो इस कंस्ट्रक्टर की मदद से होगी। तो इस तरह दोनों ऑब्जेक्ट्स की एडिशन हो जाएगी और D3 को हम शो करेंगे
तो देखें 3.6 इंचज़ प्लस 6 इंचज़ तो 9.6 इंचज़ है, और 10 फीट प्लस 2 फीट तो ये हमारे पास 12 फीट आंसर आया। अच्छा, अब इसमें बताया ये जा रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को उलट करके लिख देना, कि हम फ्लोट पहले लिख देते हैं और उसके बाद हम ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये वाला कोड जो है ये नहीं चलेगा। तो अगर हम चाहते हैं ये वाला सिंटैक्स भी चले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये ऑपरेटर जो है ये हमें फ्रेंड डिक्लेयर करना होगा क्लास के अंदर, और आउटसाइड द क्लास जो है हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके अंदर सारा कोड लिखना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड के बगैर, और प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेटमेंट भी चले। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखें इस कोड को हमने कैसे मॉडिफाई किया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ तक तो वही प्रीवियस कोड है, और यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर को एज अ फ्रेंड डिक्लेयर किया है, और हमने कहा ये इसकी रिटर्न टाइप जो है डिस्टेंस है। और मज़ीद हमने ये मॉडिफिकेशन करनी है कि पहले तो ये 1 आर्गूमेंट ले रहा था ना, अब हमने ये कंस्ट्रक्टर जो है 2 आर्गूमेंट का बनाना है, यानी पहला आर्गूमेंट भी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और सेकंड आर्गूमेंट भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपने चेंजेस करनी है कि अब ये 2 आर्गूमेंट का होगा। तो ये देखें D1 ऑब्जेक्ट बना और 2.5 हमने इसको फीट वैल्यू दी है। तो ये कैसे होगा, यानी पिछली एग्जांपल में आपको पढ़ाया था कि इस 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की मदद से D1 ऑब्जेक्ट में 2 फीट और 6 इंचज़ स्टोर होंगे, और D2 में भी यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें जो है वैल्यू स्टोर होगी 1 फीट और 3 इंचज़। और D3 के केस में नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें वैल्यू होगी 0 फीट 0 इंचज़। ये हमने शो करा दिए। तो अब देखें, अब आप लिखते हो D3 = D1 प्लस कोई फ्लोट नंबर, या आप लिखते हो फ्लोट नंबर प्लस D1। तो दोनों तरह से इक्वेशन जो है रन हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको इस ऑपरेटर को जो है फ्रेंड डिक्लेयर करना होगा। तो ये आप जानते हैं कि पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स के हमने फीट ऐड किए, फिर हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो हैं इंचज़ ऐड किए, और अगर इंचज़ का आंसर 12 या 12 से ग्रेटर आता है तो इंचज़ में से 12 माइनस हो जाए, और उसके बाद जो है फीट में 1 ऐड हो जाए। तब हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है कि फ़ीट एफ़ में पड़े हुए हैं, इंचज़ आई में पड़े हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो हमने आंसर रिटर्न करना है वो तो हमने एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न करना है, डिस्टेंस डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे हमने डिस्टेंस क्लास का ये वाला 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो हमने कहा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बने और उस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में को हम फीट की वैल्यू भी दे रहे हैं और इंचज़ की वैल्यू भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा डिस्टेंस डेटा टाइप का, उसको बोलते हैं नेमलेस ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न हो जाएगा। तो ये देखें, ये ऑपरेटर मेन में यहाँ और यहाँ कॉल हो रहा है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और ये जो D3 है, तो दोनों की सेम डाटा टाइप है ना, यानी रिटर्निंग ऑब्जेक्ट भी डिस्टेंस है और D3 भी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इक्वल टू में आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो उसकी वजह से ये जो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट है वो D3 में कॉपी हो जाएगा, और यहाँ भी रिटर्निंग ऑब्जेक्ट जो है D3 में कॉपी हो जाएगा। चलें, ये एग्ज़ाम्पल भी हो गई। तो ये एग्ज़ाम्पल देखें कि ये फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बगैर है कि सपोज़ अब देखें डिस्टेंस हमारे पास फीट और इंचज़ की फॉर्म में है ना, और अब हम उसका एरिया या स्क्वायर फीट निकालना चाहते हैं ना। सपोज़ के 10 और 10 फीट को मल्टीप्लाई करो तो 100 स्क्वायर फीट आंसर आया ना। तो अगर हम इसको फ्रेंड फंक्शन के बगैर करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना होगा, और मेन में हमें ऐसे कॉल करना होगा ना कि फ्लोट में आंसर इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो स्क्वायर फंक्शन कॉल हो।
अच्छा, बाकी कोड वही है, तो स्केयर की कोडिंग पे आते हैं। अब देखें मेन फंक्शन में हमने एक डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसकी वैल्यू है 3 फीट और 6 इंचज़। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने स्क्वायर फीट का आंसर स्टोर करना है और अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू स्क्वायर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शंस की डिक्लेरेशन लिखी और आउटसाइड द क्लास हमने उसकी डेफिनेशन लिखी कि फ्लोट रिटर्न करेगा, डिस्टेंस क्लास से ये बिलोंग करता है और ये फंक्शन का नाम स्क्वायर है, ये नो आर्गुमेंट फंक्शन है। तो अब देखो ना, 3 फीट और 6 इंचज़ को हमने 3 फीट और 6 इंचज़ से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसका प्रॉपर वे ये है कि सबसे पहले इसके आप बना लें फ्लोट फीट, कि यानी 3 फीट 6 इंचज़ असल में पॉइंट की फॉर्म में कितने फीट बनते हैं ना, तो ये 3.5 फीट बनेंगे ना। तो हमने कहा फ्लोट फीट इज इक्वल टू 3 फीट प्लस 6 इंचज़ डिवाइडेड बाई 12। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 क्या आया? 0.5। तो हमारे पास फ्लोट फीट में आंसर आ गया 3.5। फिर हमने कहा स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 3.5 फीट मल्टीप्लाई बाय 3.5 फीट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 12.25 स्क्वायर फीट। तो आंसर हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया और फिर हमने ये 12.25 जो है ये हमने रिटर्न कर दिया एज अ फ्लोट डाटा टाइप। तो ये जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो फ्लोट है और आगे ये से ये वेरिएबल भी फ्लोट है। तो 12.25 जो है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और फिर हम इसको सी आउट करके वो आंसर शो कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट के फीट और इंचज़ का हमने स्क्वायर लिया है तो 12.25 स्क्वायर फीट हमारे पास आंसर आया। अब हम चाहते हैं कि इस तरह का सेंटेक्स चले कि हम लिखें कि फ्लोट वेरिएबल इज इक्वल टू, यानी हम कोई क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम ना लिखें, खाली हम बस फंक्शन लिखें और आगे हमने जिस ऑब्जेक्ट का स्क्वायर लेना है वो ऑब्जेक्ट जो है एज आर्गूमेंट पास कर दें। यानी ये वाला सेंटेक्स हम चलाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगेन हमें स्क्वायर नाम का फंक्शन जो है वो फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब इस एग्जांपल को मॉडिफाई करके लिखा है कि हमने कहा एक स्क्वायर नाम का फंक्शन है और वो फ्लोट रिटर्न करेगा और वो इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है और वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेगा ना। तो यहाँ पे देखिए हमने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया, तो 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा 3 फीट 6 इंचज़। और अब हमने कहा कि स्क्वायर फंक्शन कॉल हो और वो डिस्ट ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट लें। अब देखो डिस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है और स्क्वायर फंक्शन जो है ये भी डिस्टेंस क्लास का फ्रेंड है। तो चूंकि ये इसका फ्रेंड है इसलिए स्क्वायर फंक्शन जो है इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा है या इवन पब्लिक है सबको वो रीड और राइट कर सकता है। तो इधर आए, ये देखिए फंक्शन कैसे बनाया कि हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें फ्लोट फीट बनाने होंगे ना, यानी जैसे पिछले एग्जांपल में बताया ना कि 3 फीट प्लस 6 इंचज़ डिवाइडेड बाई 12। तो फ्लोट फीट आ जाएंगे 3.5। फिर हमने 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 किया तो हमारे पास 12.25 स्क्वायर फीट हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो हमने रिटर्न किया और फिर वो आंसर जो है हमने स्क्रीन पे शो कर दिया। तो फ़र्क क्या है कि ये वाला सेंटेक्स हम चलाना चाह रहे थे, तो इस सेंटेक्स में अगर कोड चलाना है तो हमें फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर करना होगा। अब फ्रेंड फंक्शन में कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड क्लास का। तो अब देखें अल्फ़ा नाम की क्लास है, उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट है डाटा1 और ये हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है कि अल्फ़ा क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके डाटा की वैल्यू जो है 99 होगी। और अब हमने अल्फ़ा क्लास को कहा है कि जो बीटा क्लास है वो तुम्हारी फ्रेंड क्लास है। तो ये कहने से ये होगा कि बीटा क्लास के सारे फंक्शंस जो हैं
वो अल्फ़ा क्लास के फ्रेंड बन जाएंगे। मतलब ये कि बीटा क्लास का फंग1 फंग2 दोनों अल्फ़ा क्लास के या अल्फ़ा ऑब्जेक्ट के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन ये वन वे फ्रेंडशिप है, ठीक है। नहीं, अल्फ़ा क्लास के जो है ना फंक्शन, वो तो बीटा के यानी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन बीटा क्लास के सारे फंक्शंस अल्फ़ा क्लास के प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड क्लास बनाने से क्या होता है कि दूसरी क्लास के सारे फंक्शंस जो हैं अल्फ़ा क्लास के फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये देखिए हमने लिखा फंग1 जो है ये अल्फ़ा क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है, फंग2 भी अल्फ़ा क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो चूँकि ये अल्फ़ा के फ्रेंड बन गए ना, क्योंकि हमने इन फंक्शंस की जो क्लास है उसको हमने अल्फ़ा क्लास का फ्रेंड बना दिया। तो अब देखें अल्फ़ा क्लास हमने लिखी ए ऑब्जेक्ट है और बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट बी है, और हमने कहा कि बीटा क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंग1 कॉल हो, लेकिन इसको जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है वो अल्फ़ा क्लास का, ठीक है। तो अल्फ़ा क्लास का ऑब्जेक्ट ए पास हुआ, तो यहाँ पे हमने ए ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और ऑब्जेक्ट ए के अंदर डाटा की वैल्यू 99 है। तो इसके अंदर सी आउट कॉल हुआ है, तो ये फंग1 कॉल होगा तो मैसेज आएगा कि डाटा 1 इज़ इक्वल टू 99। इसी तरह हमने बीटा ऑब्जेक्ट के थ्रू फंग2 कॉल किया, इसको भी ए ऑब्जेक्ट पास किया, तो ए ऑब्जेक्ट जो है ये अल्फ़ा ऑब्जेक्ट है और जब ये बना है तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो ए ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा की वैल्यू 99 है, तो ये फंक्शन कॉल होगा तो अगेन उसके अंदर सी आउट लिखा हुआ है, तो स्क्रीन पे दोबारा जो है 99 मैसेज आएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने फ्रेंड फंक्शंस, फ्रेंड ऑपरेटर्स और उसके बाद हमने फ्रेंड क्लास, ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। आगे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो वो पढ़ के इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर हम क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो जितनी मर्ज़ी ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएं उस वेरिएबल की जो है रैम में सिंगल कॉपी होती है और तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उस सिंगल वेरिएबल को शेयर कर रहे होते हैं। बार बार ऑब्जेक्ट्स बनाने से वो जो स्टैटिक एट्रीब्यूट है वो हर ऑब्जेक्ट में यूनिक नहीं होता, बल्कि रैम में उसकी सिंगल कॉपी होती है। तो हमने टोटल कार्स नाम की एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि इस वक्त कार रेसिंग में कितनी कार्स हैं, तो नंबर ऑफ़ कार्स जो एट्रीब्यूट है वो हमने स्टैटिक बनाया था। यानी अगर आपने क्लास का सिरे से कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है ना, तो फिर भी वो वेरिएबल जो है वो मौजूद है और उसको एक्सेस किया जा सकता है चूँकि वो स्टैटिक है। तो अब देखते हैं स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो ऊप में अभी तक जो आपने पढ़ा है कि क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो हमने कॉल करना है, तो कैसे कॉल होता है। सबसे पहले तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। स्टैटिक फंक्शन बनाने का ये फ़ायदा है कि हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्या हम लिखेंगे क्लास नेम फंक्शन नेम, तो ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में आए, देखें हमने गैमा नाम की क्लास बनाई है और उसके अंदर टोटल जो एट्रीब्यूट है वो स्टैटिक है। तो आउटसाइड द क्लास हमें लिखना पड़ेगा कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन ख़त्म होगी, तो आउटसाइड द क्लास हमने लिखा कि गैमा क्लास के अंदर ये जो टोटल नाम का एट्रीब्यूट है या वेरिएबल है और ये चूँकि स्टैटिक है तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो है 0 है। तो मतलब ये कि गैमा क्लास का ऑब्जेक्ट बने चाहे ना बने ये वेरिएबल बन चुका है और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है 0 है। उसके बाद देखें आईडी वेरिएबल बनाया, ये तो स्टैटिक नहीं है। इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना तो हर एक के अंदर आईडी नाम की अपनी अपनी कॉपी होगी ना।
लेकिन ये जो टोटल है ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में शेयर कर रहे होंगे ये वाला वेरिएबल, और आईडी हर एक में यूनिक होगा। उसके बाद हमने देखे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाए हैं कि जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बने टोटल में 1 ऐड हो जाए। देखो पहले तो कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है ना, तो टोटल की वैल्यू 0 है, तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी और पहले ऑब्जेक्ट की आईडी इक्वल टू 1 हो जाएगी। और जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टोटल की वैल्यू 2 हो जाएगी और दूसरे ऑब्जेक्ट की आईडी जो है वो इक्वल टू 2 हो जाएगी। यानी पहले ऑब्जेक्ट की आईडी 1 है और सेकंड ऑब्जेक्ट की आईडी जो है 2 हो जाएगी। और अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो टोटल में से एक माइनस हो जाएगा और ये मैसेज आएगा कि इस आईडी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब हमने देखें शो टोटल एक फंक्शन बनाया है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमने फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर किया। तो ये फंक्शन हमें बताएगा कि इस वक्त टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और इस फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के बगैर भी कॉल कर सकते हैं। शो आईडी जो है देखें ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है, तो ये तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा, यानी ये डायरेक्ट क्लास के थ्रू ये जो है ये शो आईडी फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। तो ये आपको बता दिया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स आप बनाते हो उनको आपने इनिशियल वैल्यू भी असाइन करनी होती है ना, तो इसलिए ये लाइन लिखी है। मेन फंक्शन में आए देखें हमने G1 ऑब्जेक्ट बनाया है गैमा क्लास का, तो क्या होगा जी, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं बना था तो टोटल की वैल्यू 0 थी, तो जब ये पहला ऑब्जेक्ट बना है तो टोटल की वैल्यू 1 हो गई है और G1 ऑब्जेक्ट की जो आईडी है वो भी 1 है। अब हम कह रहे हैं कि शो टोटल चूँकि स्टैटिक फंक्शन है तो ये G1 ऑब्जेक्ट के थ्रू ना कॉल हो बल्कि ये क्लास के थ्रू कॉल हो। तो हमने लिखा क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आगे शो टोटल, तो फिर क्या होगा, ये स्क्रीन पे बताएगा कि टोटल इज़ 1, कि एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ना, चूँकि इसकी वैल्यू 1 है ना। अच्छा तो अब इसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो ना, यानी अगर आप लिखो G1 डॉट शो टोटल तो फिर भी ये कॉल हो जाएगा। अब हमने मज़ीद 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए G2 G3, तो G2 के केस में टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और G2 की आईडी क्या होगी, 2, और G3 के केस में टोटल ऑब्जेक्ट्स 3 हो जाएंगे और G3 की आईडी जो है वो 3 होगी। तो अब अगर हम क्लास के थ्रू शो टोटल कॉल करते हैं तो हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं 3 हैं। तो हमने कहा G1 अपनी आईडी शो करे तो उसकी आईडी 1 है, G2 शो करे उसकी आईडी 2 है, G3 शो करे उसकी आईडी जो है 3 है। अब हम एक यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि न्यू ऑपरेटर की मदद से कि जो गैमा डाटा टाइप है ना, इस डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट बने, उस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, ठीक है, वो रैम में कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है ना वो G4 पॉइंटर में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इस तरह के हम कोड्स पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक और नया ऑब्जेक्ट बना है जो कि चौथा ऑब्जेक्ट है और उसका कोई नाम भी नहीं है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो G4 पॉइंटर में। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने बना दिया है, उसका कोई नाम भी नहीं है लेकिन उसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर कर लिया, तो फिर आप यहाँ पे डॉट नहीं लगाते ना, फिर आप पॉइंटर लिखते हैं और यहाँ पे एरो साइन लगाते हैं, यानी माइनस लिखा फिर ये ग्रेटर देन साइन, और फिर आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी यानी एट्रीब्यूट्स या फंक्शन एक्सेस करने हैं ना तो उनको लिखते हो। तो हमने कहा शो आईडी जो है कॉल हो जाए। तो ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है इसका कोई नाम नहीं है और G4 पॉइंटर में उसका एड्रेस है, तो नए ऑब्जेक्ट की आईडी 4 होगी क्योंकि टोटल 4 हो जाएंगे और उसकी आईडी जो है इक्वल टू 4 हो जाएगी। अब हमने कहा ये जो नया ऑब्जेक्ट है ना वो डिलीट हो जाए, यानी प्रोग्राम तो चलता रहे जिस तरह PUBG गेम में होता है कि एनिमी डिलीट हो गया तो यानी मेमोरी फ्री की जाए, हाँ,
या टोटल एनिमीज में से जो है एक काउंट कम कर दिया जाए। तो एनी आओ, अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा, एक और बात भी आप जहन में रखें, ये जो G4 पॉइंटर है ना, सपोज हमने इसको कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है ना, यानी हमने न्यू गैमा आगे लिखा ही नहीं है ना इक्वल टू, और डायरेक्ट आके हमने इसको डिलीट मार दिया ना, तो ये वो एरर है जो कंपाइलर नहीं पकड़ेगा, लेकिन प्रोग्राम क्रैश होगा। तो किसी भी पॉइंटर को अगर आपने डिलीट ऑपरेटर के साथ कॉल करना है तो ज़रूरी है कि उस पॉइंटर को पहले कोई मेमोरी मिली हुई हो, तो तब आपने डिलीट कॉल करना है, ठीक है, वरना फिर क्या होगा, प्रोग्राम क्रैश होगा और कंपाइलर भी कोई एरर नहीं देगा ना। एनी हाउ, ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है जी, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो टोटल में से एक माइनस हो गया। तो पहले तो टोटल 4 था ना, तो एक माइनस होके टोटल अब क्या हो गया 3। और अब अगर हम शो टोटल कॉल करते तो हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आना था कि टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं अब 4 की बजाय 3 हैं। फिर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू मैसेज आएगा, प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इस चैनल चिश्ती एकेडमी को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ताकि इंशाल्लाह आगे जो भी वीडियो लेक्चर्स बनाएं आपको वो अपडेट्स मिलती रहें। तो अगर इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो आप इसमें नीचे कमेंट करें, बताएं वीडियो ड्यूरेशन में कहाँ पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू और सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।